जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से गाज़ियाबाद शहर की विभिन्न विभिन्न शख्सियत से मुलाकात कराता रहता हूँ। आज मैं जिस शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ, आप हैं मिगलानी जी। आप गाज़ियाबाद में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपका परिवार भी 1947 के भारत बंटवारे के समय पर आया। आज मैं उनसे जानकारी लूँगा वो किस प्रकार या उनका परिवार किस प्रकार से इस शहर में या सबसे पहले कहाँ पर आए, कैसे आए। तो मिगलानी जी, मैं आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। और संजीव जी, जी मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे चैनल के श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपका जो परिवार है जो आज पाकिस्तान है, वहाँ से किस जगह से आए? हम आए जी लायलपुर से। लायलपुर से। रावी नदी है, इसीलिए हम लोग रावी सभा के सब सदस्य भी हैं। सब लोग जितने भी हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, अगर आप कवि नगर में देखा हो, एक राधा कृष्ण मंदिर है, श्री राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पर आपका भवन है। वो रावी सभा के जो हम सब लोग मिलकर वो मंदिर का निर्माण किया था 1983 में। तो उसी सभा से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और वैसे मुझे गांव का नाम पता है, मिंड कुमरी गांव था हमारे, जो हमारे पिताजी बताते हैं हमको, उस गांव का नाम था मिंड कुमरी। तो आप मिंट कुमरी से आए, जी। वहाँ से चल के आने के बाद क्या आप सीधे गाज़ियाबाद आ गया आपका परिवार, या इससे पहले कहीं और रुके, अमृतसर या किसी सबसे पहले दूसरी जगह? जैसे बाबूजी बताते हैं, मेरा तो खैर जन्म गाजियाबाद का है। जी। सबसे पहले जैसे पिताजी हमारे बताते हैं कि जलंधर रुके थे वो लोग आके। जी। जलंधर में जो बाबूजी ने बताया कि एक बहुत बड़ा घर था, बहुत ही बड़ा घर। मतलब बाबूजी कहते हैं कि इनकी उम्र भी तब 6 साल या 5 साल थी, फादर हमारे की। कहते हैं मैं नहीं गिन पाया, इतने कमरे थे उसमें। तो कहते हैं वहाँ रुक गए। अगले दिन हमें वहाँ पे डर लगा कि इतना बड़ा घर है और हम 10 लोग 15 लोग हैं सिर्फ जो वहाँ से आए। जो हमारे परिवार के 10 15 20 लोग थे, तो हमको बहुत घबराहट हुई कि इतने बड़े घर में हम कैसे रहेंगे। वहाँ से ये निकल कर कैंप चले गए, जो कैंप लगे हुए घर छोड़ दिया वो? घर छोड़ दिया वो सरकारी कैंप में चले गए। हो सकता है, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, कि हो सकता है वो घर कब्जा होता तो हम जलंधर ही रह रहे होते और उसी घर में रह रहे होते, लेकिन वो घर छोड़ दिया और वहाँ से हम कैंप चले गए। कैंप में रहे कुछ दिन, फिर हमारे कोई रिश्तेदार मेरठ आ गए थे, तो हम लोग फिर मेरठ गए। मेरठ से उन्होंने कहा गाज़ियाबाद में काम शुरू कर लो गाज़ियाबाद में। तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब थोड़ी उम्र हो गई बाबूजी की, 16-17 साल हो गए, फिर यहाँ आके कुछ काम शुरू किया गाज़ियाबाद में। और उसके बाद उधर से हमारे फादर के मामा लोग रहते थे उस समय भी हिंदुस्तान में, वो अबोहर में रहते थे शुरू से ही। वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो अबोहर में थे। अबोहर में थे? जी। वो अबोहर से नहीं, नेचुरली वो अबोहर में थे तो अबोहर में ही रहे, बंटवारे के समय भी वहीं रहे। तो हमारा कुछ परिवार पहले वहाँ रहे, बाबूजी की पढ़ाई वहाँ हुई अबोहर में। फिर कोई रिश्तेदार मेरठ रहते थे तो मेरठ आ गए। मेरठ आने के बाद फिर वहाँ से हम लोग गाज़ियाबाद आए 1954 में। 57 में बाबूजी ने फैक्ट्री लगाई हमारी यहाँ पर। बस फिर 57 के बाद तो सब कुछ काफ़ी कुछ सामान्य, काफ़ी 47, 48, 9 में ही हो गया था। फिर वो सामान्य होता चले गया। फिर यहाँ की जो पढ़ाई हुई इनकी वो हुई। 57 में हम लोग ने फैक्ट्री लगाई पटेल मार्ग पर, सुभाष इंजीनियरिंग के नाम से। संजीव जी, थानू पंजाबी बोलने च कोई दिक्कत नहीं आती? बहुत अच्छा लगता है जी पंजाबी बोलने। कल राती भी मैं किसी नाल बैठा सी और वो हरियाणवी था, बच्चे का दोस्त आया हुआ था तो हरियाणवी सी। तो मैंने उससे हरियाणवी में बात करी तो कहता अंकल ऐसे ही हम लोग भी जब घर जाते हैं तो मम्मी पापा हमसे कहते हैं भाई अपनी भाषा बोलो। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, जो कोई अपना बंदा पंजाबी बोलने वाला लभदा है तो ऐसी भी कोशिश पूरी करने के पंजाबी बोली जाए। और मेरी पंजाबी भी बहुत अच्छी है, मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेना, गूढ़ी पंजाबी, कोई समस्या नहीं। मैंने कोई समस्या नहीं पंजाबी बोलने? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। मातृभाषा बोलनी क्योंकि देखो ये साड़ी मातृभाषा वे, बिल्कुल जी बोलनी चाहिए। जिथे तक मेरा ज्ञान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਔਰ ਇਧਰ ਕਾਬੁਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਿਲकुल ठीक है जी। लेकिन पंजाबी कोई बरादरी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पंजाबी कोई बरादरी नहीं है जी। पंजाबी तो सब पंजाबी,
हर ये तो वर्ग बट गए हैं। पंजाबियों में भी शूद्र भी हैं, पंडित भी हैं, सब लोग हैं। जैसे आप ब्राह्मण हैं, जी। तो पंजाबी होने के बावजूद आप ब्राह्मण हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बरादरी तो है ही नहीं पंजाबी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो जी तुसी। जिस वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ जी ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣੇ। बिल्कुल खाली था जी, बिल्कुल कुछ नहीं था पास में, क्योंकि वहाँ तो अब आप ये समझ लें कि जो असी उत्थों चले थे, पहली बात तो ये बंटवारा इस इतिहास का मतलब हिंदुस्तान नहीं संसार के इतिहास का सबसे मतलब गंदा कहूँगा मैं फैसला है कि बंटवारा हो गया और आप अपना सामान लेके उधर चले जाओ और आप अपना सामान लेके इधर चले जाओ। ऐसा कभी, ये मैंने भी पिछले दिनों बीबीसी में सुन रहा था, वहाँ भी ये बोला गया दिस इज़ द वर्स्ट डिसीजन ऑफ एनीवेयर, कहीं का भी ये सबसे बुरा फैसला है। ऐसा फैसला होना नहीं चाहिए था, पर अब ये राजनीति है, किसको खुश करने के लिए आप लोग भी समझते हो, उसे मैं दोहराऊं तो अच्छा सा नहीं है। नहीं नहीं, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। जी जी जी। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल जी, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ इस प्रोग्राम का ये हैगा। बिल्कुल ठीक, आपका उद्देश्य ठीक है। अब जैसे मेरे परिवार में ये घटना हुई, जैसे हमारे फादर आए तो हमारे फादर ने हमको सारी ऐसे सुनाया, जैसे मैंने जब गदर पिक्चर रिलीज़ हुई मैंने देखी, तो जो उसमें घटनाएं थी वो घटनाएं हमारे पिताजी ने हमें उस पिक्चर रिलीज़ होने से कभी 30-40 साल पहले सुना दी थी कि ये सब कुछ हुआ है। तो उस डायरेक्टर ने जिसने ये पिक्चर बनाई उसने भी तो कहीं से सुन के बनाई, वो भी तो वहाँ से नहीं आया ना जी, उसने भी सुन के बनाई। मैं आपको एक घटना का जिक्र कर देता हूँ, बाबूजी ने मुझे सुनाई थी। बाबूजी की 3 बहनें थीं। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ तो 3 बहनें थीं और ये 2 भाई थे। तो हमारे दादाजी ने हमारी दादी माँ को कहा कि ये 4 पुड़ियाँ हैं जहर की, इसे चुन्नी में बांध लो, तीनों बेटियों की चुन्नी में बांध दो और एक अपनी चुन्नी में बांध लो। और उनके घर में, हमारा काफ़ी बड़ा घर था पाकिस्तान में और उसमें कुआं था। कहते ये जहर की पुड़िया इनको खिलानी है, खुद भी खानी है और इसमें कूद जाना है, अगर कोई दुर्घटना के आसार भी लगते हैं। तो डैडी के लिए और चाचा जी के लिए पूछा मेरी दादी ने कि इनका क्या करना है, इन्हें छोड़ दियो। हमारे दादाजी ने जवाब दिया इन्हें छोड़ दियो, जहाँ जाएंगे चले जाएंगे, बचेंगे बचेंगे, नहीं बचेंगे नहीं चले, लेकिन इन तीनों बेटियों को तूने खुद जहर दे के और खुद भी खाना है और कुएं में कूदना है जहर खाने के बावजूद। तो इतने बुरे हालात थे उसमें आने के बाद जो पंजाबियों ने इस देश के लिए किया। तो बात आपने ये पूछी थी कि अपने बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी को मैंने कहा ना जी, हम तो अपने घर में ये बातें सुना देते हैं, हाँ जी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से फ़ायदा ये है कि ये बात लाखों लोग तक पहुँचेगी। यही है जी आपका उद्देश्य। मेरा उद्देश्य बहुत भी यही अच्छा, है। बहुत अच्छा उद्देश्य है जी आपका। एक चीज़ मैं कहना चाहना कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, जो हम सब पंजाबी वहाँ से आए जी जी जी, और अपनी संपत्ति के कागज नहीं ला पाए। हम तो वहाँ से कागज छोड़ो, हम तो जान बचा के जान बचा के भागे, क्योंकि आदेश ऊपर से आ गए थे जी, वो उधर। ये तो मैंने कहा ना जी, फैसला ही सबसे पहले गलत है। चलिए जो हो गया, तो हमें आने का कागज तो आदमी तब सोचता है जब वो जेब में 2 रुपये ले सके, 2 रुपये भी उठा सके। वो तो हमारे फादर बताते हैं। फादर से ज़्यादा एक और मैं जिक्र कर देता हूँ, एक उत्तम चंद जी हैं, उत्तम चंद लखा जी, हमारे ब्रिज चाचा जी, छोटे चाचा जी के साले हैं वो, हम भी उन्हें मामा ही बुलाते थे। मामा जी ने मुझे अपने मतलब मुंह से सुनाई है और मैंने अपने कानों से सुनी है। कहते हैं मैं मालगाड़ी में बैठ गया और मालगाड़ी मैंने डिब्बा खोल के नहीं देखा। जब सवेरे मैं मोदी नगर पहुँच गया, सवेरे सफ़र करके रात भर में मालगाड़ी के डब्बे में अकेला बंद रहा। गाड़ी चल रही है, मैं बंद हूँ। सवेरे उतर के मैंने थोड़ी सी आँख से झिरी से देखा तो हिंदी में लिखा हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान आ गए भाई, उतर जाओ। तो वो मोदी नगर उतरे, जेब में कहते हैं 25 पैसे थे या 10 पैसे थे या 2 आने थे, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है। तो ये पैसे हम लोग ला सके वहाँ से। आदमी सबसे पहले आदमी को लगता है जान बचा लो, फिर कुछ और सोचता है। तो कागज़ तो बहुत दूर की बात है साहब, कागज़ नहीं 15-20% लोग वहाँ से कागज़ लाए, जो कुछ तो
मारकाट शुरू होने से पहले आ गए और कुछ सन 46 में आ गए। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बाकी सामान नहीं उठाया लेकिन अपने संपत्ति के कागज जरूर वो सेव करके ले आए। तो मेरे ताऊजी का कहना ये था, मनमोहन वैद्य जी का, कि हम लोग बड़े कम लोग थे, 15-20% लोग होंगे जो हम संपत्ति के कागज ला पाए। लेकिन कागज लाने के बावजूद भी हम पंजाबियों को यहाँ पर 25-30%, यानी कि अगर हम वहाँ, अगर हमारा खेती की ज़मीन थी 100 बीघे तो हमें यहाँ आके 30 बीघा ज़मीन मिली, तो क्लेम भी पूरा नहीं मिला। क्लेम भी पूरा नहीं मिला। और 80% लोगों को तो क्लेम मिला ही नहीं जी। उन सारे पंजाबियों ने तो अपनी मेहनत करके अपने आप को खड़ा करा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब पंजाबियों ने मेहनत की जी, सब ने। आप जितने गाजियाबाद में पंजाबी बैठे हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसे क्लेम मिला होगा, और एक भी ऐसा नहीं होगा जो करोड़ोंपति उस जमाने में था। आज सब भगवान की कृपा से हैं, क्योंकि अपनी मेहनत से बने हैं सारे। आज तो खैर देखो जो भी बने हैं भाई, हमारा परिवार भी, हम लोग भी, जो हमारे बुजुर्ग मुझे सुनाते थे कि भाई हम गाजियाबाद में जब आए तो एक गिलास, एक कटोरी और एक जोड़ी कपड़ा तन पे था, वहाँ से हम खड़े हुए हैं। तो ताऊ जी ने हमको बल्कि जब व्यापार में लगाया तो कहने के बेटे एक चीज़ को ध्यान रखना कि हम एक गिलास, एक कटोरी और एक जोड़ी कपड़ा तन पे था, वहाँ से आके गाजियाबाद में हम शुरू हुए हैं, इससे नीचे कोई तुम्हें नहीं पहुँचा सकता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल है। और अपनी ईमानदारी से, मेहनत से काम करो, और जिस जगह से शुरू हुए हैं उससे नीचे कोई नहीं, बेईमानी किसी के साथ ना करो। ठीक बात है जी। तो पंजाबी जो पनपे यहाँ आकर, वो पनपे ही इसलिए कि उन्होंने ईमानदारी और मेहनत जी जी से काम करा। बिल्कुल। एक सवाल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करना चाह रहा कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, जी, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ, उन्होंने उत्थे क्लेम मिले ना जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ 3 गुना क्लेम। बिल्कुल मिल गया, बिकॉज पॉपुलेशन, जनसंख्या वहाँ की बहुत कम थी, जगह ज़्यादा थी, उनको तो क्लेम मिल गया। क्योंकि इसलिए मिल गए क्लेम उन्हें अच्छे, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे रोक लिए गए ना। हाँ, यहाँ पे रोक लिए गए, जो जनसंख्या का बहुतायत था, जो जनसंख्या मैक्सिमम जनसंख्या, तो उनकी यहाँ रोक ली गई कि तुमको नहीं जाने दिया जाएगा, भाई भाई और सब कुछ हो गया। वो उधर से मैक्सिमम हिंदू आ गए, 80% नहीं 85% हिंदू उधर से इधर आ गए। यहाँ जगह पहले भी कम थी और कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे। हमें क्लेम कुछ नहीं मिला, उन्हें क्लेम मिल गया। और जो यहाँ वो संपत्ति छोड़ गए थे, मेरे ख्याल से आप आगे यही कहेंगे, जो संपत्ति यहाँ छोड़ गए थे वो वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर ली। कायदा तो ये है कि उसमें से हमें कुछ ना कुछ हमारा क्लेम मिलना चाहिए। आज जो वक्फ बोर्ड वाले ये कहते हैं, मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि आज वक्फ बोर्ड इस बात को कहता है कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होगी। ये नेहरू गांधी परिवार ने वक्फ बोर्ड को ऐसे अधिकार दे दिए कि जिस संपत्ति पे उन्होंने उंगली रख दी वो संपत्ति उनकी होगी। और यदि उन्होंने मेरी संपत्ति पे उंगली रख दी और उनकी होगी तो मैं किसी अदालत में भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते जी। ये नेहरू गांधी परिवार ने, चाहे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हो और चाहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, उसी के ज़माने में ये सारा हुआ। बिल्कुल हुआ। तो मेरा कहना तो ये है कि जब आज रेलवे डिपार्टमेंट से ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा संपत्ति आज के वक्फ बोर्ड के पास है जी, तो जो उस समय के पंजाबी भारत में आए तो उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति में से हमें भी क्लेम का हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हो? मैं 100% सहमत हूँ जी, आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल वो क्लेम हमें मिलना चाहिए, भले ही हमें जरूरत है कि नहीं है, चाहे जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकार हक अधिकार मांगने में तो कुछ शर्म है नहीं। वो हमारा बनता है जी। जब हम वहाँ सब कुछ छोड़ कर आए हैं, जब वहाँ सब कुछ छोड़ कर आए हैं तो वो हम अपने मकान छोड़ाए, अपने व्यापार छोड़ाए, अपनी खेती की जमीनें छोड़ाए, हमारे जो 2-4 जेवर जायदाद सब चीज छोड़ाए। हर आदमी के घर में कुछ ना कुछ कैश होता है। आज कैश फ्लो ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होता है, उस समय कम था तो कम होता है। शायद किसी की जेब में वहाँ 2000 रुपये थे तो वो वहाँ छोड़ कर आया। और बहुत
हमारे दादाजी बताते हैं कि मैं वहाँ बहुत कुछ दबाया हुआ था। तब रिवाज दबाने का होता था, क्योंकि आज तब सेफ लॉकर ऐसे कुछ होता नहीं था, वो नीचे ही दबा देते थे, कहते बहुत कुछ दबा हुआ है। अब जब खुदाई हुई होगी, जिसने नींव खोदी होगी तो उसे मिला ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि तब तो कच्चे घर होते थे। बाद में जब पक्के घर बने, उसने खुदाई की, नींव बनी, तो उसे रुपया पैसा सोना जेवर जो कुछ गाड़ के आए वो मिला ही होगा ना जी। तो वो डेफिनेटली हमारा पूरा पूरा अधिकार बनता है, वो हिस्सा हमें मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल सरासर अन्याय है कि वक्फ बोर्ड जो मर्जी कब्जा करे चले जाए। और नेहरू गांधी परिवार के बारे में जैसे आपने कहा, वो भी निश्चित रूप से गलत है, लेकिन तब कोई मीडिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था। उस जमाने में जब 1948-50 की बात हो रही है, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब भाई 2014 से पहले तो सारा नेहरू गांधी परिवार ने ही राज करा है। सारी जिंदगी उन्होंने ही किया जी। जो प्रधानमंत्री बने भी हैं, जो भी बने हैं, वो डम्मी बने हैं, उनमें तो चलती तो उन्हीं की थी, बॉसी तो उन्हीं की थी जी। निश्चित है, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ जी मैं आपकी बात से। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. आज आपकी फैमिली में एट प्रेजेंट, आज की तारीख में आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? आपकी पर्सनल, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, कितने बच्चे हैं, भाई बहन हैं? मेरे बच्चे 2 मेरे बेटे हैं जी, दोनों यहीं मेरे साथ हैं। और माता हमारी है नहीं, अब गुजर गई हैं। बस यही लोग हैं जी हम परिवार में। और पिताजी हैं? पिताजी तो हैं ही ऑब्वियसली। भाई और कोई नहीं आपके? एक छोटा भाई है जी, वो भी, अच्छा आपने सिर्फ मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई का परिवार है, उसके 2 बच्चे, एक बच्ची की शादी हो गई है, 2 बच्चे साथ हैं, एक ही परिवार, एक ही घर में हम लोग रहते हैं। उसका फर्स्ट फ्लोर है, मेरा ग्राउंड फ्लोर है। मतलब सारे इकट्ठे ही रह रहे हैं? हाँ जी, एक साथ रहते हैं। और खूब भगवान की कृपा से ठीक ठाक प्रेम है, जैसा होना चाहिए वैसा खूब अच्छा। व्यापार दी दृष्टि नाल ते व्यापार थोड़ा सब प्रभु दी कृपा है? बिल्कुल रब दी कृपा है जी, भगवान दी पूरी कृपा है। जो मेहनत हमारे फादर ने की, हमने उतनी नहीं की, लेकिन हम उसको कैरी तो करते रहे। हाँ, हमने उतनी मेहनत ना से ही की हो। हमारे पिताजी तो, हमें तो याद है, मैं 4th या 5th क्लास में था और 42 दिन बाद हमारे फादर टूर से वापस आए थे। कानपुर, छिबरामऊ, नाव, ऑयल इंजन बनाया करते थे हम लोग शुरू में। ये जाते थे तो डीलर वहाँ होते थे, 3 दिन। अच्छा, ये रुकते कहाँ थे? 50 पैसे मंजी वाले कमरों में रुक, मतलब कमरा नहीं, बाहर चारपाई बिछी हुई है, 50 पैसे की है, आप सो जाओ। ये वहाँ सोए हैं, रातें काली की हैं, ट्रेन के जनरल डब्बों में सफ़र किया। हम आज हवाई जहाज में उड़ते हैं, एसी कार में जाते हैं और एसी डब्बों में बैठते हैं। इन्होंने जो ज़िंदगी में कष्ट हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं अपनी माता को, अपनी मदर को पहली बार 1995 में जहाज़ में चढ़ा पाया था। बात हो रही थी, मम्मी बोली मैं तो कभी गई नहीं। मैं कहा जी चाहे कुछ भी हो जाए हम चलेंगे। मतलब ये बात मम्मी ने कही और हमने टिकट बुक कराई, क्योंकि अब हम समर्थ हो चुके थे। तो ये सब हमारे पिताजी की मेहनत का ही फल है जो हमें मिल रहा है। उन्होंने इतनी मेहनत की है, 42 दिन टूर। आज आप यूरोप चले जाएं घूमने, दुनिया जाती है, बहुत लोग जाते हैं, 42 दिन आप फिर भी नहीं रह सकते, चाहे आपके पास अरबों रुपए हैं। घर की याद, होम सिकनेस, सब कुछ हो जाता है। आप कितने भी 10 स्टार होटल में रुक रहे हो तो भी आपका दिल नहीं करेगा। तो आखिरकार तो परिवार की याद तो आनी है, यानी आनी है जी। तो साढ़े प्यो ने तो ऐसे ऐसे काम किए ने। 42 दिन कहना ही आसान होता है जी, 1 महीना 12 दिन करो बार। आज पहले शादियां होती थी घर परिवार में, आपके भी हमारे भी, घर में आते थे मेहमान और 3 कमरे हैं आपके पास, और मेहमान आ गए हैं 25। आते थे सब, नान के माम के सब आ ही जाते थे ना जी, फुफ्फड़ आ गए सब, और सब उसमें एडजस्ट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपके घर में 1 टॉयलेट है और सब कुछ हो जाता था, कुछ नहीं। आज आपके घर में 6 टॉयलेट हैं और आप 1 मेहमान बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आपका गेस्ट रूम खाली नहीं है। यार ये सवेरे टॉयलेट, मतलब मेरे को जाना है, मेरे को, सबको प्रॉब्लम है। क्योंकि अब विलासिता इतनी हो चुकी है, लोग, अब हम सब लोग, मैं अपने, हमारी जो पेशेंस है, हमारी जो वो सहन शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं अपने पिताजी को ये याद करता हूँ कि वो कैसे 42 दिन रहे होंगे लाइन में लग के। अगर टॉयलेट की, किसी को टॉयलेट ही जाना है तो खड़े हैं ना, अभी अंदर वाला बाहर आएगा तो जान गए ना जी। हाँ, धर्मशाला में रुकना और सब मेहनत करनी, तो ये सब हमारे पिता की मेहनत का फल है जो हम आज भोग रहे हैं। ये सब हमारे पिता की मेहनत का फल है। हमने उनके मुकाबले, अगर उन्होंने 100% किए तो हमने शायद 2% की होगी। बस ये है कि उन्होंने हमें बना के दे दिया काम, हम उसको चला पाए, ये हिम्मत की हमने बस। भाई असी बुजुर्गों दे बनाए हुए नो असी चला रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो उन्होंने करके हमें दे दिया वही कर पा रहे हैं हम।
ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं थोड़ा सा समझा नहीं, अगर ਭਾਈ हम ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, वो बात मैं अभी जहन में थी मेरे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने लोगों की वोटिंग होनी थी, 53 थे या 54 थे, ये मुझे याद नहीं है। वो वोटिंग होनी थी और एक कैंडिडेट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक कैंडिडेट थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को शायद 3 वोट मिले थे और बाकी सारे वोट्स, ਇੱਕ वोट एक वोट मिला था, सॉरी, एक वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला था और बाकी वोट सारे वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री वो बने, क्यों? उनके सर पे महात्मा गांधी का हाथ था। जो हमने पढ़ा इतिहास में, किताबों में, पहले तो पढ़ा ही नहीं गया, ये इतिहास छुपा ही रखा सारी जिंदगी, ना मुगलों का इतिहास पढ़ा है। मुगलों की हमें वो पढ़ाई गई वीर गाथाएं, अकबर महान, अकबर महान। अकबर काहे का महान भाई? सैकड़ों वो थी उनकी पटरानियां और रानियां और सब कुछ, किस चीज़ के महान? अब लोग कहते हैं ये शाहजहां ने वो बनवा दिया ताजमहल। अरे भाई, एक मैं आपको कहना चाहिए या नहीं, चाहे चैनल अब कहीं भी जाएगा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दादाजी, एक बार मैं आगरा गया, बहुत छोटा था, तो आगरा गया मैं दोस्तों के साथ और मैं वहाँ से वो ताजमहल खरीद के ले आया। मिलते हैं वहाँ पर? हाँ मिलता है। मैं ले आया जी। दादाजी ने कहा इसको बाहर फेंक क्या, ये मकबरा है भाई। हमको समझाया गया कि इसके नीचे तो दफन थी मुमताज और उसको हम घर में सजाते हैं। और हिंदू, अगर हम क्रिमेशन करके आ रहे हैं तो हम आके नहाते हैं और हम मकबरे को घर में सजा रहे हैं। तो काय की महानता और काय का ये सब पटेल को बनाना चाहिए था। शायद देश के हालात कुछ और होते, अब शायद इसलिए जोड़ना जरूरी है। वो नहीं है बने तो क्या उसका भविष्य के अंदर का वो क्या कह सकते हैं उसके उस बारे में, लेकिन डिजर्व वो करते थे, नो डाउट। और दूसरे नेता बैठे थे, सब यही चाहते थे। लेकिन जो इतिहास में बताया गया वो ये बताया गया कि जिन्ना तबड़ गए कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो महात्मा गांधी ने फैसला किया भाई पाकिस्तान बना देते हैं, तू वहाँ का संभाल ले और नेहरू यहाँ का संभाल लेगा। जो हमने अब पढ़ा 2014 के बाद, उससे पहले तो ये भी नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को, ये भी नहीं पता था। अब ये पढ़ा। अब इसको अगर ये बात किसी कांग्रेस वाले के सामने हम कह देते हैं तो वो आगे से जवाब देता भाई ये व्हाट्सएप ज्ञान है। वो हमारे इस ज्ञान को व्हाट्सएप ज्ञान जाहिर कर देता है। तो उसमें बहस में कुछ आजकल आदमी कहता है अच्छा भाई ठीक है, आप ठीक हो, हम गलत हैं, हम गलत हैं, आप ठीक है। वो जहाँ बात खत्म हो जाए नमस्ते कर दो। पर मेरे हिसाब से सच्चाई यही है कि पटेल बनते तो एक और घटना मुझे याद आ रही है और शायद वो भी 100% सत्य है कि उधर से एक बोगी कटकर, 2 बोगी कटकर या 1 बोगी कटकर आई जो हम हिंदुओं की, वहाँ से उन्होंने काट कर भेज दी लाशें। एक बोगी नहीं, पूरी रेलगाड़ी आई अब थी। मैं उसको एक बोगी इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये ना कहें कि एग्जेजरेट कर रहा है। एक गाड़ी कटकर आई थी जी, बिल्कुल। और यहाँ पर महात्मा गांधी ट्रेन के आगे लेट गए कि आप नहीं जाओगे, आप हमारे भाई और ये हो। पटेल ने इस बात का विरोध भी किया, विद्रोह भी किया और एक गाड़ी इधर से या 2 गाड़ी यहाँ से काट के भेजी, 2 गाड़ी काट के भेजी और सब शांति हो गई, सब अमन हो गया। तो टिट फॉर टैट कहीं कहीं हाथ जोड़ने भी जरूरी है और कहीं इसका जवाब भी। मुझे मायावती जी का एक स्टेटमेंट याद आता है, उन्होंने कहा था कि भाई महात्मा गांधी ने कह दिया कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। वो कह रही दूसरा लग गया तो तीसरा गाल कहाँ से लाओगे भाई। तो कभी कभी आपको जवाब देना भी जरूरी होता है। जब पटेल ने वो जवाब दिया तो सब शांति हुई। तो जवाब देना भी जरूरी है। ये जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उसके बाद जब अति हो गई तो विद्रोह हुए ना जी। हर चीज़, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब एक गाड़ी पूरी काट के भेज दी भाई, जब ये सब था तो राजनीति की। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ये सोच के बैठे थे कि ये होगा और हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उस समय 47 में। नहीं, इस बारे च भी मेरे दादा जी मैनू सुनाते होंगे सी, क्योंकि मेरे दादाजी लाहौर में एक दाल मिल में नौकरी करते थे और उसमें आटा मिल भी थी, दाल मिल भी थी। उनकी सप्लाई लाहौर सेंट्रल जेल को थी जी। जिस समय बंटवारे के लिए ऐलान हो गया कि जी अब ये बंटवारा होना ही होना है, तो वहाँ के मुसलमानों ने तैयारी कर ली। ये तैयारी नहीं कर ली कि जो जो हमारा परिवार, हम लोग भी गुजरांवाले के ही हैं जी। तो गुजरांवाले के गांव, हमारी तहसील थी हाफजाबाद, वहाँ गांव था कोटनक्का।
जो व्यक्ति हमारे पास हमारे जानवरों की देखभाल करता था और खेती का काम देखता था, उसने कहा पंडित जी आप लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो जिंदा भी वापस नहीं जाओगे। जो व्यक्ति हमारे परिवार की रोटियों पे चल रहा था, उसने हमको कह दिया कि पंडित जी जल्दी से निकल जाओ, नहीं मारे जाओगे। तो ये बात तय है कि वहाँ के मुसलमानों ने ये तय कर लिया था कि भाई ये लोग जब यहाँ से नहीं जाएंगे तो मारेंगे काटेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टियाँ हमारी हो जाएंगी। मैं आपसे यहाँ सहमत बिल्कुल हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक ये फैसला भनक नहीं मिली थी कि अलगोजा होना है, बंटवारा होना है, तब तक सब सामान्य था, तब तक कुछ नहीं था। मैं कह रहा हूँ उसके बाद तो डेफिनेटली हो गया होगा, लेकिन हिंदू इतना सहनशील है कि यहाँ के हिंदू फिर सब संभाल के भी बैठे हैं और सब भाईचारे से भी रह रहे हैं। आज की डेट में भी ऐसा ही है। वहाँ आज कहाँ हिंदू, वहाँ कहाँ रह गया? पाकिस्तान में हिंदू कहाँ? हिंदू है ही नहीं। हिंदू है ही नहीं। अभी मैं टीवी पर ही न्यूज़ देख रहा था कि कौन से जो सबसे ज़्यादा हिंदू जो थे पाकिस्तान में, भूल गया हूँ। काबुल के पास थे और कंधार में थे और इधर लाहौर में भी साइड में। लाहौर में नहीं, वो पाकिस्तान के एक शहर का नाम बताया था उसने कि वहाँ पर थे। वहाँ पर 1% हिंदू बचा, बाकी कन्वर्ट हो गए या मार दिए गए। ऐसी कन्वर्जन आज भी चल रहा है, हिंदुस्तान में भी चल रहा है। आज भी चल रहा है, बिल्कुल आज भी चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। मतलब मुसलमान भी बना रहे हैं और आज ईसाई नहीं। कष्ट तो इस बात का है जो अभी पिछले दिनों में शायद आपने सुना भी हो, पंजाब के अंदर जो सिख परिवार कनाडा या इधर उधर जो विदेशों में जाना चाह रहे हैं, वो क्रिश्चियन बन के, न्यूज़पेपर में थी जी, बिल्कुल न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ सिख फैमिलियाँ, जिस सिखों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, जिनके गुरुओं ने अपने शीश कटा दिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वो सिख फैमिलियाँ यदि क्रिश्चियन हो जाएं सिर्फ 25 लाख 30 लाख रुपए के इससे लिए, ज़्यादा 50 लाख होगा जी, और क्या होगा उस चक्कर में अगर हो जाए तो। ये तो एक शर्मनाक है, ताज्जुब की बात है, शर्मनाक है जी, शर्मनाक बात है। एक चीज़ संजीव जी, हम लोग देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से कि 1952 के बाद गाजियाबाद से कोई भी पंजाबी, चाहे वो सिख पंजाबी हो चाहे वो ऐसा मोना पंजाबी हो, कोई भी पंजाबी जनप्रतिनिधि नहीं बना। नहीं बनाते जी। सरदार तेजा सिंह के बाद, सरदार तेजा सिंह बने थे लास्ट वो बने ने जी, बिल्कुल। उस तो बाद ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। नहीं बना जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ किस जगह खड़े पाते हो? पंजाबियों को हम मिलना चाहिए आपस में, जरूर इस बारे में एकत्रित भी होना चाहिए, यूनिटी बनानी चाहिए, और हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार को हम लोगों को कुछ ना कुछ सचेत करना चाहिए, भाई हमारा कुछ सोचो। लेकिन होता क्या है, हम जिस पार्टी से जुड़े हैं फिर उसको छोड़ फिर भी नहीं पाते। छोड़ तो हम नहीं सकते, नहीं पाते ना जी। यही पार्टी हेड को पता है कि छोड़ तो पाएंगे ही नहीं। मतलब जिस पार्टी को हम छोड़ नहीं पाते तो हमारी अपेक्षा भी तो उसी पार्टी से रहेगी। उस पार्टी को पता है ना जी कि आप छोड़ तो पाओगे ही नहीं, अल्टीमेटली तो मेरे पास ही आओगे, इसलिए पार्टी आपका ध्यान नहीं लेकिन रखती। पार्टी को दिखाना तो पड़ेगा कि भाई हम पंजाबी हाँ, बस भी वो- इकट्ठे हैं। हाँ, तो वो दिखाना जरूर आवश्यक चाहिए, दिखाना तो पड़ेगा। बिल्कुल चाहिए जी, बिल्कुल दिखाना चाहिए हमें। वास्तव में 52 के बाद आज हो गए 72 साल, 73 साल में हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप ताजुब करोगे, सबसे छोटा जनप्रतिनिधि का जो पद है वो पार्षदी का है। बिल्कुल पार्षदी का है। इस बार के पिछले चुनाव के 100 पार्षदों में एक पार्षद मात्र पंजाबी है, जबकि पहले 15-15 20-20 पंजाबी पार्षद होते थे। एक ही है, मुझे 3 की पता था, बहरहाल एक ही होंगे जी। मुझे मेरे पास भाई बलदेवराज शर्मा जी का पोता हाँ, जो है वही बस पंजाबी है, बिल्कुल वही है जी, बस। हाँ वही है जी, बस। और तो कोई है ही नहीं। और कोई है नहीं। और जबकि पंजाबियों की जनसंख्या भी है, पंजाबियों की मतलब से भी है। उसके बाद अगर पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र को गिनोगे पंजाबी तो 3.5-4 लाख पंजाबी है। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र का पंजाबी गिनोगे तो 48,000 पंजाबी है एक विधानसभा में, जो 4 विधानसभा हमारी नहीं, 3.5 विधानसभा की। अच्छा, ये नगर निगम सीमा है, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर का आधा क्षेत्र, जी, कवि नगर, राजनगर, जी जी। नेहरू नगर, तो एक पंजाबी। हाँ, ताज्जुब, आश्चर्य, मतलब गलत है।
मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि नहीं, हमें कम से कम 20 तो होने चाहिए, बीच तो होने चाहिए कम से कम 20 तो होने चाहिए। भाई। साहिबाबाद में पंजाबी हैं, सब कभी जगह। नगर राजनगर में पंजाबी बैठा है, वह गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में इतना पंजाबी है कि हम 4-5 पार्षद गाजियाबाद विधानसभा में ही जिता सकते हैं। बिल्कुल जिता सकते हैं जी। हाँ, ये दुर्भाग्य है हमारा। अब उसमें- दुर्भाग्य नहीं, ये पंजाबियों की बेवकूफ़ी है। अब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता जी, सब बड़े भी आते हैं उसमें, तो मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मैं कुछ कहूँ। आपका बनता है, क्योंकि आपकी उम्र तो हो चुकी है ना जी। मैं अभी, मेरे साथ बहुत सारे बुजुर्ग हैं और सवेरे मेरी क्लास लग जाएगी, आजा बेटा तू बहुत बकवास करना है। नहीं नहीं, हाँ, तो डांट मैनू पे कोई पंजाबी नहीं थोड़ी क्लास लगा नहीं नहीं, मैं भी समझ रहा, पर मैं क्यों वो कह नहीं सकता ना जी। मैं हमने भी प्रयास किया, हमारे जगदीश अंकल के लिए हमने सबने प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल पाया वो टिकट, कभी भी नहीं मिल पाई। हम मोंगा जी के लिए भी कोशिश करते रहे, वो भी नहीं हो पाया। हाँ, बिल्कुल लगे रहते हैं, लेकिन अब जो होता है, लेकिन जब तक एक मुट्ठी में पंजाबी बंद नहीं होंगे तब तक हम पंजाबी कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र में खड़े नहीं हो सकते। ठीक है जी, थोड़ी गल। हम पंजाबी चैनल के श्रोता, मैं समय समय पर आपको गाजियाबाद शहर के उन पंजाबी शख्सियत से मुलाकात कराता रहता हूँ, आगे भी कराता रहूँगा। जब तक के लिए आप हमारे इस हम पंजाबी चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। और संजीव जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद भाई साहब। This program is powered by SafFab. Crafting your dreams. Mixon. Dream it, live it. Karyan. Commercial Residential Warehouse. Anand Gold. Ronak. Harmony in health. Harmony in life. जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सोने हाल।